PRE लर्निंग के लाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और पाएं मेडिकल एवं नर्सिंग अपडेट। एक बार फिर से सबका स्वागत है। और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो है टॉपिक ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, जो नर्सिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और एक नर्स जो है उसको इस पूरे सब्जेक्ट की जानकारी होना अति आवश्यक है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जो जीएनएम जो बच्चे कर रहे हैं, जीएनएम वालों के ये फर्स्ट डे के अंदर सिलेबस के अंदर है। बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो ये बीएससी नर्सिंग के अंदर जो है वो थर्ड ईयर के अंदर आता है। और अगर एएनएम की अगर बात करें हम, तो एएनएम के अंदर ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है। ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी का मतलब होता है जहाँ पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं, प्रजा रहती है, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, और उनकी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। और नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना। नर्सिंग ऐसी नर्सिंग जो कम्युनिटी के हेल्थ को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, वो कहलाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस नर्सिंग के अंदर इसका जो पूरा जो टॉपिक जो रहता है, इसके अंदर टॉपिक से मीन्स ये है कि इसके अंदर जो अगर अपन लोगों को कम्युनिटी हेल्थ को समझना है तो इस टॉपिक को अपने को समझना अति आवश्यक है। इस टॉपिक को समझना अपने लिए अति आवश्यक है। उस टॉपिक का नाम है एपिडोमायोलॉजी। यानी एपिडोमायोलॉजी जो है वो इस कम्युनिटी हेल्थ की रीढ़ की हड्डी को बोलेंगे तो जो है वो भी जो है रहेगी। और इसके अंदर सब्जेक्ट देख लिया आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और टॉपिक जो है वो एपिडोमायोलॉजी। और एपिडोमायोलॉजी टॉपिक के अंदर हम जो है आज हेल्थ और डिजीज, किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसके अंदर होने वाली बीमारियों का पता करना है तो पहले अपने को हेल्थ के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो हेल्थ क्या है? एकेडमिक क्लास है ये। एकेडमिक क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर अपन बात करें इसकी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो क्या कहलाती है, किसको कहते हैं अपन? तो कम्युनिटी हेल्थ जो होता है, इसका जो गोल जो होता है, मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य जो होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ हैव टू इंडिविजुअल सर्टेन कम्युनिटी इंप्रूव द लाइफस्टाइल सीक मेडिकल अटेंशन। कम्युनिटी के अंदर जो है, जो हेल्थ है, कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ है उस हेल्थ को इंप्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य में आता है। इसके अलावा उन जहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटी के अंदर जो निवास कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, उनको मेडिकल अटेंशन कैसे दी जाएगी, इसके लिए हम जो है वो आज इस टॉपिक को लेंगे। और ये जो है उत्तरदायी होती है कम्युनिटी में किसी प्रकार की बीमारियां होती है उसको पता लगाने में। कम्युनिटी के अंदर जो है हेल्थ को कैसे अपन जो है इंप्रूव करेंगे, उसके लिए जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, और वो हर नर्सिंग स्टाफ के लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। बात करते हैं इसके अंदर जो टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक की बात करने के लिए इसके अंदर जो है टॉपिक की बात करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? तो हेल्थ जो है, हेल्थ से काफी लोग जानते हैं हेल्थ क्या होती है। स्वास्थ्य, अगर सामान्य रूप से करें ऐसे इसको, तो स्वास्थ्य जो है वो हेल्थ को जो है वो स्वास्थ्य एवं बोलते हैं। व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है। तो अगर व्यक्ति की स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ की डेफिनेशन को अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के लिए जो है किस प्रकार से जो है वो रहता है। तो हेल्थ की डेफिनेशन बात करेंगे, फिर डिजीज की डेफिनेशन की भी अपन बात करेंगे। हेल्थ की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हेल्थ एक कंप्लीट पैकेज है। हेल्थ जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट का मतलब एक अवस्था, कंप्लीट फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप। मेंटल का मतलब होता है मानसिक रूप, और सोशल वेलबींग एक सामाजिक जीवन में उनको वेलबींग रहता है। नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन फर्टिलिटी, उसके जीवन में उसकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलबींग और उसके अंदर नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्टिलिटी। तो ये जो है डेफिनेशन है, जो है वो इसकी डेफिनेशन रहती है हेल्थ की। हेल्थ की अलग अलग और डेफिनेशन के रूप में अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भी डेफिनेशन देखेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किसको बोलेंगे? देखो, जितनी भी डेफिनेशन आती है उसको स्टूडेंट को उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रोसेस क्या है, कौन कौन से तरीके हैं वो आपको यहाँ पे बता दूंगा मैं, लेकिन आपको डेफिनेशन सबको याद करनी पड़ेगी।
बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं, तो ये प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक सीरीज है और स्टेप है, एक स्तर बाय स्तर एक प्रकार की सीरीज है जो पब्लिक हेल्थ को, द पब्लिक हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग प्रॉब्लम कम्युनिटी अप्रोच एंड रिसोर्सेज, कम्युनिटी के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने पास में जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सामान्य चीजें होती है, उन चीजों को यूज में लेते हुए नर्सिंग प्रॉब्लम को ठीक करना, मेडिकल प्रॉब्लम को ठीक करना, और इसका जो उत्तरदायी होता है वो होता है पब्लिक हेल्थ नर्स का, पब्लिक हेल्थ नर्स जो कम्युनिटी के अंदर काम करेगी। इसकी WHO ने भी जो है हेल्थ को डिफाइन किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेल्थ को डिफाइन किया है। उसने वर्ल्ड हेल्थ क्या चीज बताई आपको, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए हेल्थ स्टेट ऑफ नंबर ऑफ कम्युनिटी प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड टोटली हेल्थ केयर प्रोवाइडेड कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर जो है, अगर बात करें अपन हेल्थ की, तो कम्युनिटी के अंदर जो नर्स होती है वो नर्स जो है हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्टिकुलर उस जगह के अंदर, उस लोगों के अंदर किस प्रकार की प्रॉब्लम जो है हो रही है और वहां तक जो है हेल्थ को अपन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ऐसी सब्जेक्ट जिसके माध्यम से जो है एक सामान्य कम्युनिटी के अंदर जो है वो हेल्थ पढ़ती है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में बता रखा है। और अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कॉन्सेप्ट कौन कौन से रहते हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा कम्युनिटी हेल्थ कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, जैसे आप ये देख रहे हो, एक कम्युनिटी है, दूसरी हेल्थ है, एक कम्युनिटी है और दूसरी जो है वो हेल्थ है, कम्युनिटी एंड हेल्थ। कम्युनिटी का मतलब होता है जहां पे लोग रहेंगे और उनकी हेल्थ जो है, उनका स्वास्थ्य है, उसके बारे में देखेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कम्युनिटी एंड हेल्थ, पहला ये मीन से इसका कॉन्सेप्ट बात है। कम्युनिटी यूज द वाइडर सेंस, कम्युनिटी जो है बहुत लंबा चौड़ा भाग है जिसके अंदर हम लोग जो है सोसाइटी का, किसी पर्टिकुलर जगह की सोसाइटी को अपन देख सकते हैं। सोसाइटी का मतलब एक समाज देख सकते हैं, और ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज रहती हैं। और वाइल द हेल्थ इंप्लाइज, उसके ऊपर जो है हेल्थ इंप्लाइज फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। जो कम्युनिटी जो है उसके अंदर बहुत बड़ी एक लोगों का ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर जो है ये कम्युनिटी हेल्थ जो है उसके अंदर जो व्यक्ति जो होता है उसका फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, मेंटल का मतलब होता है मानसिक रूप से, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से एक सामान्य जीवन जो है, एक सामाजिक प्राणी की तरह जो जीवन जो है वो यापन करता है। तो इसके कॉन्सेप्ट के अंदर आता है ऑल एक्टिविटीज। नेक्स्ट की बात करें, ऑल एक्टिविटीज विच हेल्प पीपल टू अचीविंग आइडियल हेल्थ। अब इसमें आता है आइडियल हेल्थ। हेल्थ तो सब व्यक्ति हैं ही, हेल्दी है ये, लेकिन आइडियल हेल्थ किसको बोलेंगे? आइडियल हेल्थ का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में, जैसे उसका सामान्य वजन, उसकी सामान्य हेल्थ, उसका सामान्य जो खाना पीना, रहन सहन, उसका सामान्य जो है उसका IQ लेवल, ये एक फिक्स जो है कंडीशन के अंदर आइडियल होना चाहिए। जैसे कि अब एज के अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ है उस टाइप पे, तो ये आइडियल हेल्थ के अंदर आता है, ये आइडियल हेल्थ के अंदर है। और आइडियल हेल्थ के अंदर जो पीपल जो है ये कम्युनिटी जो हेल्थ जो है वो लोगों की मदद करती है और एक्टिविटीज के अंदर कि लोग जो है वो अचीव कर सके आइडियल हेल्थ और फॉर्म ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। जो किसका पार्ट है? एक कम्युनिटी हेल्थ का पार्ट है। नेक्स्ट के अंदर बात करें अपन, कम्युनिटी हेल्थ इज प्रेजेंटेड कम्युनिटी हेल्थ केयर। कम्युनिटी हेल्थ क्या प्रेजेंट करेगी, क्या देगी? कम्युनिटी हेल्थ केयर। इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है, कम्युनिटी हेल्थ जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी? कम्युनिटी हेल्थ केयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑन दिस बेसिस, इसके आधार पर अगर बात करें तो ये क्या करती है? एक चीज ध्यान रखना, कम्युनिटी के अंदर एक जो मेन चीज है वो है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अब जो बात कर रहा हूं मैं क्योर, यानी लोगों को बचना है, लोगों को बचना है। इलाज करने से बेहतर है कि आप उस बीमारी से बचे, इसके लिए कम्युनिटी काम करती है। कम्युनिटी के अंदर बेसिकली मेडिकेशन इतना यूज में नहीं आता है, मेन जो है लोगों के अंदर जागरूकता है जो फैलाई जाती है कि बीमारी इस तरह से होती है। जैसे कम्युनिटी के अंदर अभी वर्तमान में 2020 के अंदर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के अंदर इतनी मेडिसिन यूज में नहीं है, लेकिन क्या था, कम्युनिटी के जो हेल्थ वर्कर्स है उन लोगों ने क्या कर दिया, उसका एक तोड़ ये निकाला कि उसको बचा कैसे जाए उससे। तो बचने के लिए हम लोगों को जो है वो घरों के अंदर पैक कर दिया, प्रिवेंशन कर दिया गया, उसको कैसे बचे उससे। तो ये इसका मुख्य जो है वो है बेसिस जो है पॉसिबल प्रोटेक्ट
आपको बचाया जाए और प्रमोट किया जाए। जागरूकता, प्रमोट का मतलब होता है हेल्थ को कैसे जागरूक करके लोगों को हेल्थ को बढ़ाया जा सकता है। पीपुल बिलोंगिंग आवर कंट्री, वो हर कंट्री के जो व्यक्ति हैं, किसी भी कंट्री का जो व्यक्ति है उसको आप ये बताएं कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। तो ये इसके अंदर सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट रहते हैं। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में शुरू करेंगे अभी। जो मेन टॉपिक है वो है एपिडोमाइलोजी। एपिडोमाइलोजी, एपिडोमाइलोजी का अगर शाब्दिक अर्थ अपन देखें तो एपिडोमाइलोजी जो होती है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रीक भाषा का शब्द है वो मुख्य रूप से 3। एपी, एपी का मतलब होता है एमन या मध्य में। डमन्स का मतलब होता है पीपल या व्यक्ति, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। इन तीनों शब्दों से मिलकर जो है एक चीज होती है, उसको अपन जो है एक एपिडोमाइलोजी का और है स्टडी ऑफ डिजीज भी बोल सकते हैं इसको। इसको जो है एपिडोमाइलोजी को जो है वो स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज के अंदर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, कैसे फैलती है बीमारियां, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे बीमारियों को रोकना, ये सारा कुछ जो है वो एपिडोमाइलोजी के पार्ट रहते हैं। तो एपिडोमाइलोजी का अगर बात करें हम इसके अंदर, क्यों एपिडोमाइलोजी है व्यक्तियों के मध्य होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। दो व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच में जो घटनाएं होती है उसका अध्ययन करने के लिए जिस सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है वो है एपिडोमाइलोजी। अब एपिडोमाइलोजी के अलग तरह से और बात करते हैं एपिडोमाइलोजी की। एपिडोमाइलोजी जो है वो किस तरह से क्या रहता है, इसके अंदर एपिडोमाइलोजी जन स्वास्थ्य में होने वाली डिजीज, मैंने वही चीज बताई है। एपिडोमाइलोजी स्टडी ऑफ डिजीज, जन स्वास्थ्य में होने वाली डिजीज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव, बीमारी कैसे फैलेगी। जैसे भी ने बात किया कि बीमारी जो है कैसे फैला, बीमारी कैसे फैलेगी, क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी हो रही है या व्यक्ति द्वारा कोई चीज यूज करने के बाद, जैसे क्लॉथिंग हो गया तो क्लॉथिंग से भी बहुत सारे, आपने किसी का कपड़ा यूज किया, किसी व्यक्ति बीमार व्यक्ति ने वो टॉवेल यूज किया, टॉवेल को वापस जो है अपन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो बीमारी होती है तो अपने बॉडी के अंदर उसका जो है वो ट्रांसफर, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज और उसके कारण क्या है। एपिडोमाइलोजी जो है वो क्या बता करेगी, एक तो होने वाली डिजीज के बारे में पता लगाएगी, इसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फैलाव कितना है, किस तरह से उसका फैलाव होता है, और अगर उसके बारे में और देखें अपन तो उसके कॉजेज, उसके कारण के बारे में भी जो है, कारण जो है किस वजह से वो बीमारी फैल रही है, कारण जो है उसके बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। ऐसी स्टडी को, ऐसे विज्ञान को जो है हम लोग जो है वो एपिडोमाइलोजी की श्रेणी में जानते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज ऑफ डिजीज एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, 3 कंडीशन के अंदर जो है ये रहता है। वर्तमान में एपिडोमाइलोजी का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अंतर्गत न केवल डिजीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कॉजेज होती है, इसका समस्त घटनाओं के जो है इसके अंदर जो है वो अध्ययन किया जाता है। और ये जो अध्ययन करने के बाद में इसकी डेफिनेशन अलग अलग जो है आप बुक्स में भी रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ नोट में भी आप रेफर कर सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है इसके जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो डेफिनेशन इसको दी है। मैंने आपको बता दिया है एपिडोमाइलोजी स्टडी ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग और कॉजेज जो है वो कौन कौन से होते हैं। एपिडोमाइलोजी पैटर्न ऑफ डिजीज वो सेम होगा, वो है देखो डेफिनेशन अलग अलग एपिडोमाइलोजिस्ट द्वारा दी गई है, तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की, जैसे कि एपिडोमाइलोजी कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज जो है वो बीमारी जो किस तरह से फैलती है उसका पैटर्न क्या है। सेकंड है अक्रेंस, कैसे फैलेगी, पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो किस तरह से है, बीमारी किस तरह की है, और अक्रेंस का मतलब वो आपके ह्यूमन बॉडी पॉपुलेशन के अंदर कैसे बढ़ेगी। अक्रेंस इन ह्यूमन पॉपुलेशन, वो मानव जाति के अंदर उसका अक्रेंस कैसे हुआ, कैसे फैलेगी, और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस पैटर्न, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं या डिजीज को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि सामान्य आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण स्तर पे जो है बीमारियां कम होती है, बनस्पत शहरी क्षेत्र में ज्यादा होती है। अगर अपन बात करें एक देश और दूसरे देश की बात करें तो जहां पर में क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां आई फ्लू जो है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वगैरह है, वो ज्यादा फैलता है। अगर अपन हॉट की बात करें, गर्म क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती है, लेकिन कुछ जीवाणु जो होते हैं कुछ जीवाणु उस गर्मी के अंदर जीवित नहीं रह पाते, तो उनका पैटर्न होता है। तो इसके फैक्ट्री भी अपन पढ़ेंगे, तो ये मानव आबादी में होने वाली पैटर्न, किन किन पैटर्न के द्वारा प्रभावित करने वाले कारक ये इसके अंदर दे रखा है, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिनेंट हेल्थ रिलेटेड टू स्टेट event of specific problem populations and application the study to the
कंट्रोल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। एक जो डेफिनेशन ये आती है कि एपिडेमियोलॉजी की स्टडी इसलिए की जाती है कि जो बीमारी है उसकी स्टडी की जाए, किस तरह से वो फैलती हैं। जैसे कि अभी कोरोना के अंदर स्प्रेडिंग बोला गया, तो आप एक कम्युनिकेबल डिजीज भी आएगी, इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आएगी, जो संक्रमण वाली डिजीज भी इसके अंदर आएगी, कुछ खांसने से, कुछ जो है हॉस्पिटल की वजह से भी बीमारी जो है वो आएगी। तो इसके अंदर जो है ये चीज बताई गई है। अब मेन इसके अंदर आता है जो कंपोनेंट 3D कंपोनेंट। 3D कंपोनेंट का मींस यहाँ पे ये है, 3D कंपोनेंट जो है वो क्या रहता है? 3D कंपोनेंट से मींस ये है, 3D कंपोनेंट का मतलब ये चीज रहता है कि 3D कंपोनेंट का ये 3D कंपोनेंट डिजीज की फ्रीक्वेंसी यानी रोग की आवृत्ति, जो रोग हो रहा है वो किस स्पीड से, किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, डिजीज जो है वो किस तरह से फैल रही है, किस एरिया को जो है वो अपने स्प्रेडिंग के अंदर ले रही है अपने। और नेक्स्ट रिकमेंडेड ऑफ डिजीज, रोगों को के निर्धारण तत्व, उस रोग के निर्धारण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो ये इसमें दे रखा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें अलग अलग प्रकार के भाग हैं, 3 कंपोनेंट जो ऊपर देगा, उसके अलावा ये भी है जिसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है जिएट्रिक नर्सिंग, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, जो जिएट्रिक नर्सिंग होगी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी इसके अंदर आती है। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मैटरनिटी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो ये 3D डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जो है वो आते हैं। और अब मेन क्यों पढ़ते हैं अपने एपिडेमियोलॉजी नर्सिंग फील्ड के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर, एपिडेमियोलॉजी को क्यों पढ़ा जाता है, उसके उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की अगर अपन बात करें, उद्देश्यों की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, जो बीमारियां फैल रही है इसके लिए एक प्रकार की संस्था काम करती है। उस संस्था का नाम है IEA, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन। और इसके अनुसार जो है वो मुख्य 3 उद्देश्य जो है वो एपिडेमियोलॉजी के होते हैं। पहला उद्देश्य जो है वो मैंने बता दिया है, इसके थोड़ा सा अलग कर रहा हूं। हेल्थ डिजीज प्रॉब्लम, स्वास्थ्य और को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य और डिजीज जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन कौन सी होती है, स्वास्थ्य की भी संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कौन कौन सी होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फैलाव कैसा होता है, और मैग्नीट्यूड यानी फैलाव और जनसंख्या का समूह, किस जनसंख्या समूह में ये हो रही है। तो इसके अंदर जो है पहला ये आता है कि प्रॉब्लम का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है वो देखते हैं। इसके अलावा डिजीज के कॉज, रिस्क फैक्टर, किस कारण से जो है, जैसे कि कैंसर का अगर रिस्क फैक्टर देखें तो टम्बाकू है, लेकिन टम्बाकू से ही कैंसर होता है ये अपन फिक्स नहीं कह सकते, वो एक रिस्क फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर है जो अगर अल्कोहलिज्म और ये तो उत्पत्ति का पता लगाना, बीमारी हो रही है उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है उसका पता लगाना और उसको चिन्हित करना। तो ये इसके अंदर आता है डिजीज कंडीशन के अंदर। डिजीज जो है, डिजीज का कंट्रोल और उसका जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पर्टिकुलर प्लानिंग होती है। एक प्री प्लानिंग करते हैं डिजीज को ठीक करने के लिए, प्लानिंग के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे उसको जो है वो लागू किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, फिर वो बीमारी जो है, जो दवाई अपन ने ली है वो कितनी कारगर है, तो उसका अपन जो है वो एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करेंगे। एक बीमारी जो दवाई अगर ने दी अपन ने, या जो भी अपने कम्युनिटी हेल्थ पे जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं उस बीमारी को रोकने के लिए जो अपने जो चीज की है उसका मूल्यांकन करेंगे। और एंड सर्विसेज, प्राथमिक तो डाटा उपलब्ध करना, और जो सर्विसेज हैं वो कारगर है या नहीं उसका एवोल्यूशन करके उसकी प्राथमिकताओं का पता लगा के अपन जो है कि कौन कौन सा डाटा है उस डाटा का पता लगा अपन को टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है उसके ऊपर अपन को काम करना। तो ये इसके अंदर जो है वो रहता है। तो अब बात आती है बेसिक टूल्स। एपिडेमियोलॉजी के अंदर बेसिक टूल्स कौन कौन से हैं? तो मेजरमेंट एंड अनलिमिटेड स्कोप, सामान्य स्थिति को जो देखने के लिए, जैसे कि सपोज मानो किसी एरिया के अंदर डिजीज हुई तो उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी स्थिति को पता करने के लिए वहां पे उस डिजीज की वजह से मरने वालों की संख्या कितनी है, तो इसको बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी, मेजरमेंट ऑफ मृत्यु दर का आकलन करना। ये किसके अंदर आएगी? एपिडेमियोलॉजी के सामान्य उसको बंद यूज करते हैं। सेकंड इसके अंदर है मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रोगी होने की दर और आकलन, वो रोग जो फैल रहा है उसकी दर कितनी है, किस दर से वो रोग फैला, तो मॉर्बिडिटी हो गया। फिर होता है मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, उस रोग के कारण से बॉडी में किस प्रकार की जो है वो विकलांगता उत्पन्न हो रही है उसकी दर का पता करना। फिर इसके अंदर आता है नेटेलिटी का मतलब होता है जन्म दर का आकलन, कि कितने बच्चे पैदा हुए और कितने उसमें जो है वो स्वस्थ है, कितने उसके अंदर विकलांग है, तो ये सारा जो है वो पता करते हैं। नेक्स्ट इसका मेजरमेंट करते हैं प्रेजेंस, एब्सेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एट्रिब्यूट इन डिजीज। रोगों की पहचान करना यानी कि प्रेजेंस, कहां किस टाइप से वो रोग प्रेजेंट हो रहा है,
या उसकी एब्सेंस है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो रोगों की पहचान करना और उनके जो लक्षण है उनको पता करना, किस प्रकार से उनके लक्षण है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मेजरमेंट ऑफ मेडिकल नीड्स। लोगों को जो है इस कंडीशन के अंदर मेडिकल नीड्स कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की जो है वो हेल्थ संबंधी केयर फैसिलिटी चाहिए होनी चाहिए, उसका आकलन करना। यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो है वो यूज में आनी चाहिए और लेनी चाहिए। अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट, चिकित्सीय सेवाओं का आकलन करना, जो सेवाएं दी जा रही है गवर्नमेंट के अलग अलग जो है वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स है जिसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के जैसे इम्यूनाइजेशन वगैरह है वो प्रॉपर ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और इसी के अलावा जो है एक और जो वेरिएबल्स हमारे पास में आता है जनसांख्यिकी बोलते हैं उसको, ये भी डेमोग्राफिक जो है पर्टिकुलर जो है एरिया के अंदर जो है किस प्रकार से जो है अपन डिजीज का आकलन करते हैं, रोगों का आकलन करते हैं, उसको प्रिवेंशन करने के लिए काम करते हैं। तो ये बेसिक टूल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं एपिडेमियोलॉजी के। बेसिक टूल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं रेट, यानी बेसिक टूल्स है मेजरमेंट के टूल्स की बात करें तो पहला है इसके अंदर रेट, दूसरा इसके अंदर आता है रेशियो यानी अनुपात, और तीसरा इसके अंदर आता है प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो 3 मेन इसके जो है मेजरमेंट है एपिडेमियोलॉजी के बेसिक टूल्स है। अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1। जो ऊपर मैंने आपको बताया मृत्यु दर होगी, चाहे जन्म दर होगी, चाहे इसके अंदर जो है विकलांगता दर होगी, उनका पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है बेसिक टूल्स यूज में आते, दर, रेशियो और प्रोपोर्शन यानी समानुपात। बात करते हैं दर की। दर को कैसे अपन आकलन करेंगे, दर क्या होती है, रेट क्या होती है। किसी निश्चित जनसंख्या में एक विशिष्ट समय की अवधि में किसी विशेष घटना स्थिति या रोग घटित होने की माप को हम लोग जो है वो रेट कहते हैं। इसमें 2 चीजें, एक तो निश्चित जनसंख्या मतलब जहां एक सपोज मानो एक मोहल्ला ले लिया गया, यहाँ पे एक मोहल्ला ले लिया, मोहल्ले के अंदर जो है जनसंख्या एक निश्चित जनसंख्या होगी जैसे कि 500 लोग, इसके अंदर जो मोहल्ला है वो ले लिया और निश्चित जनसंख्या हो रही है अपनी जो है वो 500 लोग या गांव ले सकते हैं 500 लोग हो गए उसके अंदर। फिर जो है विशिष्ट समय के अंदर, तो समय अपन यहाँ पे ले लेते हैं 1 महीना ले सकते हैं, 1 मंथ ले सकते हैं, 1 महीना ले सकते हैं यहाँ पे। और विशिष्ट घटना उस 1 महीने के अंदर उस जनसंख्या के अंदर कोई प्रकार का रोग हो रहा है, वो कोई घटना हो रही है, उसका जो मापन करेंगे अपन वो क्या कहलाएगा, आपकी दर कहलाएगी, बीमारी फैलने की दर कहलाएगी। सपोज मान लो एक्स रेट, किसी प्रकार रेट को हम जो है वो एक्स मानते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं इसको नंबर ऑफ एक्स इन ए ईयर। मैंने यहाँ महीना लिया है लेकिन वास्तव रूप में देखा जाए तो उसको ईयर के अंदर भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये जो लिया है, लेकिन इसके अंदर जो है इसके अंदर जो भाग आता है वो आता है ईयर बाय ईयर। और जनसंख्या जो है वो नॉर्मली जनसंख्या जो है वो 1000 जो है वो ली जाती है। तो इसके अंदर अगर बात करें अपन इसके अंदर तो ये वाला भाग हो गया, तो रेट हो गया नंबर ऑफ एक्स इन ए 1 ईयर, एक साल के अंदर उस पर्टिकुलर जनसंख्या के अंदर कितने रोगी जो है वो सामने आए, तो नंबर ऑफ एक्स इन 1 ईयर ये हो गया। फिर आता है मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन, आपके उस साल के अंदर उस पॉपुलेशन जो है वो कितनी जो है रही है, तो ये चीज इसके अंदर रहेंगी और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जैसे इसके अंदर दे रखा है यहाँ एक्स जो है वो डेथ बर्थ एनी इवेंट जो है उसको काउंट करता है, कितने के लोगों की जनसंख्या में डेथ हुई, नया बर्थ हुआ और अलग कोई इवेंट हुआ। तो उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डेथ रेट को करते हैं, तो डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ इन ईयर, कितने ईयर के अंदर डेथ हुई, एक साल के अंदर कितनी डेथ हुई है, मिड ईयर की पॉपुलेशन कितनी, जैसे वहां की पॉपुलेशन थी 5 और उसे गुणा करते हैं तो डेथ रेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ करके देता हूँ, डेथ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ डेथ, जैसे एक पर्टिकुलर आपकी जो जनसंख्या थी वो 5000 जनसंख्या थी, 5000 जनसंख्या, उस 500 जनसंख्या के अंदर जो है अगर जो है उस एरिया के अंदर जो डेथ हुई है वो हुई है 50 की डेथ हुई, तो ये 50 होगी। और उसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे इनटू करके किससे करेंगे 1000 से, तो ये जो आ जाएगा। तो इसके अंदर ये और ये, तो 50 के अंदर अगर भाग देंगे अपन किसका 5 का, अगर 50 के अंदर जो है वो भाग देंगे तो आपकी जो जनसंख्या आ जाएगी वो 5% आ जाएगी। उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 5% जो है वो डेथ जो है डेथ रेट जो है उसकी कितनी है 5% है। तो इस प्रकार से जो है ये निकाला जाता है। इसी तरह से जो है जो सामान्य डेथ रेट 1000 से एक्स पे प्रदर्शित की जाने वाली उदाहरण के तौर पर MMR,
MMR, ये देखो MMR जो है वो आगे आएगी, बता दूंगा MMR क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं वो निकाली जाएगी। सामान्य रेट 1000 से 100 और उदाहरण के तौर पे MMR हमेशा पर लेख पर ज्ञात किया जाता है। ये सवाल पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि जो MMR जो है वो कितने पॉपुलेशन पे अगर की जाती है तो 1 लाख पॉपुलेशन, MMR को निकालने के लिए पॉपुलेशन जो ज्ञात की जाती है वो 1000 जो है वो जनसंख्या पे जो है वो पर लेख जनसंख्या पे जो वो ज्ञात की जाती है। तो वेरियस कैटेगरी ऑफ रेट्स, अपना जो रेट देखा है तो रेट के बारे में, रेट की भी अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी के कौन कौन सी कैटेगरी आती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आती है सकल दरें, उसको क्रूड रेट बोलते हैं। इसके अंदर जो है ये अनस्टैंडर्डाइज्ड है, एग्जांपल है डेथ रेट और बर्थ रेट। तो क्रूड डेथ रेट और क्रूड बर्थ रेट ये हो गया। स्पेसिफिक रेट यानी विशिष्ट दरें, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन ट्यूबरकुलोसिस, जैसे विशेष दर के अंदर अपन में ट्यूबरकुलोसिस की बात करी विशिष्ट दर के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस कितने लोगों में हो रहा है। उसके अलावा घटित और स्पेसिफिक ग्रुप कौन से ग्रुप में हो रही है, जैसे पर्टिकुलर इस गांव है, उस गांव में अलग अलग प्रकार के 8 साल का बच्चा भी होता है, 10 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी, 55 का भी होता है, 60 का भी होता है, 70 का भी होता है। तो उसके अंदर प्लस महिलाएं भी होती है, बच्चियां भी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस जो हो रहा है, स्टेज रेट का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है वो किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। फिर बात करते हैं सेक्स, महिलाओं को कर रहा है या पुरुषों को कर रहा है, तो अपन सेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्पेसिफिक रेट की बात हुई। ग्रुप्स, पर्टिकुलर ग्रुप्स में हो रहा है, कौन से ग्रुप्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अलग अलग तरह के लोगों के ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर, और स्पेसिफिक टाइम, क्या उसमें टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। टाइम को अपन अलग अलग, क्वार्टरली जो है, एनुअल है, और वीकली जो है, मंथली जो है, वो अलग अलग तरह से इसको अपन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। एनुअल हो गया, मंथली हो गया या वीकली हो गया, इसको अपन जो क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो ये अलग है। फिर आती है मानक दर। मानक दर जो है इसको स्टैंडर्ड रेट के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। इतनी ऊपर जो दे रखी है वो अनस्टैंडर्डाइज्ड है, सकल दरें जो है वो अनस्टैंडर्डाइज्ड में आती है, और जो ये जो है वो मानक दरें जो है वो स्टैंडर्ड, जैसे एज एंड सेक्स। इसका जो एग्जांपल अगर देखें मानक दर के अंदर किसको काउंट करेंगे अपन, तो मानक दर के अंदर देखा जाता है तो एज एंड सेक्स को जो है उस रेट को अपन जो है वो काउंट करते हैं मानक दर के अंदर। और रही बात इसके अंदर डेमोग्राफिक रेट्स, जनसंख्या की गिनती होती है, जनसंख्या की जो गिनती होती है वो इस प्रकार से होती है। और हेल्थ को भी अगर आकलन अपन को करता है तो इस प्रकार की दरों के आधार पर अपन हेल्थ का आकलन करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आएगा मोर्टेलिटी रेट, जो मैंने आपको बताया था MMR। तो सबसे पहले M का मतलब होता है मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर। मृत्यु दर का भी अलग अलग तरह से निकालते हैं। तो इसके मृत्यु दर के अंदर जो ऊपर अपन लिया वो कब आएगा, क्रूड बर्थ रेट, सकल जन्म दर, CBR याद रखना, सकल जन्म दर। दूसरा आता है क्रूड डेथ रेट, सकल मृत्यु दर, CDR, CBR आ गया। फिर आता है CDR। फिर इसके अंदर आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। महिलाएं जो है वो प्रेगनेंसी की अवस्था के अंदर, गर्भवती की अवस्था के अंदर जो है उनकी जो डेथ होती है, जो ऊपर अपन ने निकाला है, वापस से मैं आपको एक बार लेके जाता हूं, वहां पे दिखा देता हूं क्या चीज है। इसके अंदर जो छोटा करते हैं, और ये देखो ये MMR लिख रखा है, यहाँ पे भी जो है वो MMR आ रहा है। MMR जो है वो क्या है, MMR जो है वो किसमें निकाली जाती है, 1 लाख पर ज्ञात की जाती है। तो MMR का मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को निकालने का जो चीज होती है वो 1 लाख पर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या जो है वो 1 लाख पे इसको जो है वो की जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहता है इसका बात। फिर बात करते हैं इसके अंदर MMR हो गया। इसके अंदर सेकंड आता है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिर आती है NMR, मदर ने बच्चे को पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद में जो नवजात बच्चा है उनकी मृत्यु कितनी होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो आएगी NMR, नवजात मृत्यु दर। फिर बात करते हैं, इनको अलग अलग निकालना भी बताऊंगा। फिर आती है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, फिर आती है जनरल फर्टिलिटी रेट। अगर एक गांव के अंदर जो है इलिजिबल कपल्स होते हैं, इलिजिबल कपल्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं इलिजिबल कपल्स के बारे में बताऊंगा। इलिजिबल कपल कौन से होते हैं, इलिजिबल कपल ऐसे कपल जो नई संतान की उत्पत्ति करने के लिए योग्य होते हैं, उनको बोलते हैं इलिजिबल कपल। और
अगर भारत सरकार की बात करें तो महिलाओं को जो है वो 18 ईयर कर रखा है और पुरुषों का जो कर रखा है वो कर रखा है 21 साल से महिला की एज 45 साल तक रहती है। 18 से 45 साल वाली महिलाएं जो है और पुरुष जो है वो एलिजिबल कपल की श्रेणी में आते हैं। इसमें पति पत्नी दोनों को देखा जाएगा, उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है उनको देखा जाएगा। तो ये होती है इसके अंदर फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है गांव के अंदर एक साल के अंदर 20 शादियां हुई, 20 शादियों में से 5 लोग जो है या 5 एलिजिबल कपल जो है वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई है, तो ये चीज देखी जाएगी आपकी जनरल फर्टिलिटी रेट यानी सामान्य प्रजनन की दर। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट। पर्टिकुलर एक एज के अंदर ही व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। ये जो है मोस्टली ओल्ड एज के अंदर आते हैं और 50 साल से ऊपर जाने वाले कंडीशन में आते हैं इसके अंदर। तो स्पेसिफिक उसके अंदर होगी, जैसे आपने इसके अंदर और भी आएगा जो खदान के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, जो खदान के अंदर मजदूर काम करते हैं, तो वहां पे एक प्रकार की जो डस्ट जो होती है, एक प्रकार जो वहां से जो है पत्थर का जो छोटे छोटे कण जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। तो अगर व्यक्ति जो है वहां पे काम करता है तो उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो कम होने का मतलब ये है किसी गांव के अंदर जो है इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं तो उसको एज स्पेसिफिक डेथ रेट बोलेंगे। एक पर्टिकुलर उम्र के अंदर जो है व्यक्ति की डेथ होती है, मतलब महिला हो या पुरुष हो, तो आयु के अनुरूप जो है विशिष्ट मृत्यु दर, तो ये भी बहुत बार जो है उसका पूछा जाता है। तो ये चीज रहती है इसके अंदर। ये मोर्टेलिटी रेट जो है जीएफआर जो है ये नाम आप याद रखना, जीएफआर, एनएमआर, एमएमआर, सीडीआर और सीबीआर, तो ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं इसी के अंदर बी वाला पार्ट की। बी वाला पार्ट आता है इसके अंदर, बी वाला पार्ट आता है इसके अंदर। बी वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर बी वाले पार्ट के अंदर मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी अस्वस्थता, मोर्टिलिटी मतलब मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी का मतलब अस्वस्थता, व्यक्ति स्वस्थ अस्वस्थ हो जाता है यानी अनहेल्थी हो जाता है। तो मॉर्बिडिटी रेट अपन जो है वो चेक करते हैं। हैज बीन आइडेंटिफाई एनी डिफरेंशियल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबीइंग। ये किसी भी व्यक्ति की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है यानी कार्य करने की जो बॉडी की जो स्थिति होती है वो किस तरह से जो है वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल जो बॉडी कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है मोबिलिटी रेट के ऊपर। इसका जो है मोबिलिटी रेट यूज विशेष समुदायों पर हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए किया जाता है। मोबिलिटी रेट का मतलब यही होता है, ऊपर भी दे रखा है, इसमें आया हुआ था मैटरनल, इसके अंदर आया हुआ था इन्फेंट, नहीं ये इसमें नहीं था, इसमें ओनली मोबिलिटी रेट है। तो एक विशेष समुदाय के अंदर जो है हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए ध्यान रखा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको हेल्थ का पता लगाना है तो उस हेल्थ को पता लगाने के लिए हम जो जिस पार्ट का यूज करेंगे वो है मोबिलिटी रेट। फिर आती है इसके अंदर इंसिडेंट, बीमारी होने की अवस्था, घटना दर, घटना दर को बोलते हैं इंसिडेंट, घटना होने की दर, मतलब जो बीमारी हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है एक निश्चित अवधि के अंदर। ध्यान रखना, घटना दर का मतलब होता है एक निश्चित अवधि के अंदर जो है, खतरा भी बोल सकते हैं उसको, खतरे में रहने की वाली जनसंख्या, जैसे कि किसी विशिष्ट रोग के न्यू केसेस की संख्या व्यक्त करी जा सकती है। जैसे गांव है, जैसे ये अभी कोरोना के अंदर, जिसको आपको बार-बार मैं कोरोना का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो लेटेस्ट है, भी आपको पता है। तो जैसे कि सपोज मानो उसमें अखबार के अंदर या आप लोग जो है वो टीवी के अंदर न्यूज देख रहे थे, एक निश्चित अवधि जैसे एक दिन के अंदर वो रोग जो है वो कितनी पॉपुलेशन को अपने चपेट में ले लिया। आपने बोला कल पुराना गांव में आ गया, फिर आज इस गांव में आ गया, फिर इस कंट्री में आ गया, इस सिटी में आ गया। तो ये सारी जो है वो इंसिडेंट रेट है, बीमारी होने की गति जो होती है, दर जो है उसको अपन जो और शॉर्ट में इसको बोले नंबर ऑफ न्यू केसेस। नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, एक प्रत्येक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं उसको मापन करने के लिए जो बात की जाती है वो की जाती है इसकी इंसिडेंस रेट की। ये देखो इसके अंदर अगर इंसिडेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे, जब फॉर्मूला देखा है, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डेफिनेट ड्यूरिंग गिवन द टाइम ऑफ पीरियड। तो एक पर्टिकुलर, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रहा बताऊंगा आप लोगों को, इसके अंदर कैसे निकाली जाती है। निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर जो है ये है नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग गिवन टाइम ऑफ पीरियड और इंसिडेंस है पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द पीरियड और इक्वल करेंगे इसको 1000। ध्यान रखना सारी दरें 1000 पे ही निकाली जाती है। एक ऐसी दर है
जो 1 लाख पे निकाली जाएगी वो है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये हो गया इसके अंदर। तो सपोज मानो किसी जगह के अंदर एक वर्ष में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी 40,000, उस एरिया की पॉपुलेशन है 40,000, लेकिन वो 40,000 की पॉपुलेशन के अंदर 800 नए केस आ रहे हैं, किसी बीमारी के 800 नए केस प्राप्त अपने को हुए, तो इंसिडेंस दर निकाली जाएगी। तो इंसिडेंस ऑफ इलनेस देखेंगे 800 अपॉन कर दिया है 40,000 इनटू कर दिया है इसको 1000 के आसपास। तो अगर देखा जाए एक वर्ष के अंदर उस पर्टिकुलर जनसंख्या के अंदर जो इंसिडेंस रेट है वो कितनी होगी 20% जो है 20%, 1000 के ऊपर जो है वो 20 नए केसेस जो है परसेंट जो है वो आएगी। तो ये चीज जो है वो रहती है। अब रहती है प्रिवलेंस। नेक्स्ट इंसिडेंस के बाद जो डेटा पर निकालेंगे वो है प्रिवलेंस है। पीडीएफ नोट्स आप लोग जो है वो वीआर लर्निंग में जाके पीडीएफ नोट जो वहां से आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, या आप जो है आपके नंबर दे दे उस पे भी अपना आप जो है वो वीआर के नोट जो है वो मंगवा सकते हैं। ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर नोट जो है वो मिल जाएंगे, और आप विजिट करते तो विजिट के अंदर आपको भी नोट जो है वो मिल जाएंगे। बात करते हैं प्रिवलेंस रेट। प्रिवलेंस रेट का मतलब होता है करंट केसेज प्लस न्यू केसेज, तो उसको बोलते हैं प्रिवलेंस। इसमें तो इंसिडेंस बताया, इसमें प्रिवलेंस के अंदर क्या आता है, किसी निश्चित समय बिंदु पर सभी नंबर ऑफ करंट केसेज ओल्ड प्लस न्यू केसेज अकरिंग इन आइडेंटिफाइड जनसंख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे सपोज मानो इंसिडेंस रेट के अलावा ओल्ड मतलब उस जगह पे 1 साल पहले 5 केस थे, और 1 साल 5 केस तो ओल्ड हो गए, और नए जो हैं वो कितना आ रहे हैं 800 न्यू केस आ रहे हैं। तो वो कितना हो गया करीबन जो है वो 800 प्लस 840 का या 50 आसपास केस हो गए। तो वो किस में देगा प्रिवलेंस रेट के अंदर दी जाएगी, ओल्ड प्लस न्यू। या प्रिवलेंस का मतलब ये याद रखना ओल्ड प्लस न्यू, ये प्रिवलेंस के अंदर आता है। बात करते हैं इसी के अंदर कैसे निकाली जाती है प्रिवलेंस रेट। तो सेम प्रिवलेंस रेट जो है पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सेम जो है वो 40,000 मान लेते हैं अपन यहाँ पे, ये 40,000 हो गई इसके अंदर, और यहाँ पे जो बात करते हैं 40,000 जो जनसंख्या होगी, और पॉपुलेशन इन सेम टाइम ऑफ द पॉइंट जो है वो इसके अंदर जो है इसके अंदर जो बात करें प्रिवलेंस की बात करते हैं, प्रिवलेंस के अंदर इसके अंदर जो आएगा प्रिवलेंस के अंदर जो आता है वो ये रहेगा कि पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपॉन पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनटू 1000। तो ये जो है इसका आगे इसका डेफिनेशन के अलावा साथ में अपन देखेंगे। ये हो गया प्रिवलेंस रेट डिजीज एंड ट्रीटमेंट के कारण प्रोवाइड होती है। प्रिवलेंस रेट किस किस कारण से प्रोवाइड होती है, नेक्स्ट इसका ये रहता है। तो प्रिवलेंस रेट जो होती है वो दो चीज से, एक तो डिजीज के ट्रीटमेंट किया जाता है उसके ऊपर जो प्रभावित होती है, तो प्रिवलेंस रेट जो ये रहती है। दूसरी इसके अंदर जो आती है प्रिवलेंस रेट, डिजीज ट्रीटमेंट होने पर प्रिवलेंस रेट घटती है और बढ़ती है, तो घट जाती है या बढ़ जाती है, दोनों चीजें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट आती है रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस, बीमारी होना और उसका ठीक होना जो है वो रहता है इसके अंदर। तो P प्रिवलेंस, I का मतलब घटना, और D का मतलब होता है मीन्स ड्यूरेशन, औसत अवधि। ये तीन चीजें जो है P इक्वल टू I एंड D, तो ये जो है निकाले जाते हैं आपके प्रिवलेंस रेट। उदाहरण के तौर पर अपन बात करें इंसिडेंस का मतलब 12 केस पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, मीन्स ऑफ ड्यूरेशन होता है 6 ईयर, और प्रिवलेंस जो होता है वो ये दे रखा है। तो पहले क्या निकाला जाएगा प्रिवलेंस निकाला जाएगा। प्रिवलेंस के अंदर क्या करना पड़ा है I और D को जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। I और D जो है, D कितना था 6, मीन ऑफ ड्यूरेशन कितना है 6, और I कितना है वो I दे रखा है, इंसिडेंस कितना है 12। तो आपकी जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवलेंस रेट जो होती है वो आ जाएगी 72 पर 1000 पॉपुलेशन। बात करते हैं रेशियो की। रेशियो के अंदर रैंडम क्वांटिटी के मध्य संबंध बताती है। बोर्डली रेशियो इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर, दो चीजों को बराबर जो है अनुपात के अंदर जो है बंटवारा किया जाता है। जैसे कि ये दे रखा है बराबर x अनुपात y और y ऑब्लिक ये दे रखा है। तो इसके उदाहरण क्वांटिटी की बात करते हैं तो आएगा x WBC A, और क्वांटिटी की बात करते हैं तो RBC इनटू RBC इक्वल टू 600। तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालने की टेक्निक बता रखी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेशियो का पार्ट, ये अपन आगे नेक्स्ट जो है वो पूछते रहेंगे। बात करते हैं इसी के अंदर
इट मींस प्रति डब्ल्यूबीसी पर 60,000 आरबीसी की संख्या होती है। आरबीसी की संख्या निकालिए, ऐसे निकलेगा। प्रोपोर्शन समानुपात ये सदैव प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। समानुपात ज्ञात करने के सूत्र ये हैं, आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा, जैसे कि P इक्वल टू नंबर ऑफ पेशेंट विद टीबी एट द सर्टेन टाइम और द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए विलेज इन द सेम टाइम। तो ये इसके अंदर इनटू 1000 ये निकाल दिया। जब किसी उदाहरण देके इसका तो आप लोग पढ़ोगे तो समझ आएगा आपको। किसी समय में 1,000 की जनसंख्या 1 लाख की जनसंख्या थी, उसमें 500 जो है टीबी के मरीज थे, तो P क्या होगा, अगर P है जो है 500 अपॉन करके डालता 1 लाख इनटू 100 तो आपको 0.5% जो है, अगर रेट कितनी है वो पॉपुलेशन की रेट कितनी होगी आप दोगे वो 0.5%। तो ये देखा है। अब इसको अपन कहाँ इसको एपिडेमियोलॉजी को यूज करते हैं। तो अभी तक अपन ने जो लिया है वो सारा पार्ट, जो कौन से पार्ट के अंदर अपन ने अभी तक जो सीख पढ़ी है, कौन सी चीजें अपन ने देखी है, तो अभी तक अपन ने जो क्लास ली है उस क्लास के अंदर जो है अपन ने सारी की सारी जो रेट है या इसकी डेफिनेशन जो है उसके बारे में हमने डिटेल से देखा है। कौन सी रेट्स होती है जिसमें मॉर्टिलिटी हो गई, मोबिलिटी हो गई। तो ये एक प्रकार से जो है हम लोग जो है आपको जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस नोट जो है वो दे रहे हैं एकेडमिक में तौर पे।